गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास में हिस्ट्री वाले पोर्शन में भारत में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर था, ये उसका मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जिसमें असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी, वो वीडियो थोड़ा लंबा बन गया था। ये भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी मिलेगी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, जो असहयोग आंदोलन था, वो बड़े स्केल पर, बड़े एरिया में किया गया आंदोलन था। इसमें कई सोशल ग्रुप, कई सामाजिक ग्रुप के लोग शामिल थे। इसमें खिलाफत आंदोलन भी क्योंकि शामिल था, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें जो हुई थी। लेकिन वो आखिरी बार हुई थी। इसके बाद इतनी हिंदू मुस्लिम एकता दोबारा भारत के आज़ादी के संघर्ष के दौरान के इतिहास में नहीं दिखाई दी थी। ठीक है ना। किसान और जो आदिवासी लोग थे वो भी इसका एक पार्ट थे। ठीक है। और ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, तो इसलिए ये गांधी जी का जो व्यू था, गांधी जी का जो आइडिया था, सत्याग्रह का जो आइडिया था, ये पूरे देश भर में फैला था। ये हमने रिव्यू किया है कि असहयोग आंदोलन से के क्या क्या इम्पोर्टेंस थे। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं सविनय अवज्ञा के लिए। इसके लिए मैं थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि फरवरी 1922 में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, उनको ये लगा कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को जबरदस्त प्रशिक्षण की जरूरत है। और कांग्रेस के नेता भी 2-3 साल से इन संघर्षों से थक चुके थे, है ना। और एक्चुअली में क्या था कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें प्रांतीय परिषदों का चुनाव जो होने वाले थे उसमें हिस्सा लेना चाहते थे। जबकि असहयोग आंदोलन में क्या था कि उसमें असहयोग करना है। कांग्रेस ने ये कहा था कि अंग्रेजों का हमको हर तरह से बहिष्कार करना है। तो कुछ कांग्रेसियों को लगता था कि हम अगर परिषद में पहुंच जाएंगे, जो आज की जो विधानसभाएं हैं उस तरह से प्रांतीय परिषदें जो हुआ करती थी, उसमें हम जब पहुंच जाएंगे तो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगी और जो सुधार कर सकते हैं उसके बारे में उनको बताएंगे। और ये भी दिखाएंगे कि ये संस्थाएं जो अंग्रेजों ने बनाई हैं ये लोकतांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसीलिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना है आप लोगों को, चाहे तो नोट कर लो कॉपी में कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी का गठन किया था। क्या नाम था उस पार्टी का? वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। हाँ, सही समझे, स्वराज पार्टी। सुषमा स्वराज की पार्टी नहीं थी। नाम उस पार्टी का स्वराज पार्टी था। तब तो सुषमा स्वराज जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी बनाई, किसने बनाई थी? CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। और इसके साथ में जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये लोग और ज़्यादा उग्र आंदोलन करने के लिए और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सरकार पर दबाव लगातार बनाए हुए थे कांग्रेस में। अब 20 के दशक में भारतीय राजनीति की रूपरेखा फिर से चेंज हुई। एक और कारण था, आर्थिक महामंदी जबरदस्त आई। 1926 के आसपास दुनिया भर में महामंदी चली थी, कीमतें गिरने लगी थी। इतनी ज़्यादा गिरी कि हालत ख़राब होने लगी। किसानों को बेचारों को अपनी उपज और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। इतनी उपज ही नहीं हो पा उपज नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि बहुत कम था लगान बहुत कम था। अब ऐसे समय में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है ना। तो साइमन कमीशन ने क्या किया, क्यों भारत में आया था, कोई बता सकता है? साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, उसमें एक प्रावधान था कि 10 साल तक भारत की सरकार चलेगी, अंग्रेज लोग इसको चलाएंगे। और 10 साल के बाद एक कमीशन भारत में भेजा जाएगा जो इस बात की स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा कि ये संविधान ठीक तरीके से बना है या नहीं बना है, ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस बात की खोजबीन के लिए, इस बात की जानकारी के लिए साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था। अब यहाँ दिक्कत आ गई कि साइमन कमीशन जो आया, साइमन उसका नाम था, सर जॉन साइमन, उसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है। तो क्या हुआ था कि राष्ट्रवादी आंदोलन जो चल रहा था भारत में, उसके अगेंस्ट, उसके उसका जवाब देने के लिए, और भारत में संवैधानिक व्यवस्था 1919 में जो
एक तरह से समझ लो कि संविधान ही बना था। तो जो संवैधानिक व्यवस्था चल रही थी उसकी कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। और ये 3 मेंबर थे इसमें, और ये तीनों की तीनों मेंबर अंग्रेज थे, एक भी इसमें इंडियन नहीं था। ठीक है ना। तो क्योंकि ये इस तरह से भारत में आया था, एक भी अंग्रेज नहीं था, तो सारे अंग्रेज थे, तो इसका विरोध पूरे देश भर में होने लगा। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया, ये नीचे है साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इस तरह से उसका विरोध हर जगह हुआ, चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, है ना। तो अब ऐसे समय में क्या हुआ, उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 29 में कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट देंगे, लेकिन कब देंगे डोमिनियन स्टेट, इसकी कोई डेट तय नहीं की गई। इसकी डेट तय नहीं की गई। तो गांधी जी ने इसको कहा था कि ये ऐसा चेक है जो भविष्य के बारे में बताता है कि कब मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है ना। आप लोगों को अगर चेक मिल जाए और उसमें कोई डेट, ऐसी डेट हो जिसके बारे में कोई पता ही नहीं हो, मतलब 150 साल बाद की डेट हो, तो ऐसा चेक का क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी डोमिनेंट स्टेट हम देंगे, ऐसा इरविन ने कहा था। और कोई समय सीमा नहीं बताई थी कि कब ये कंप्लीट होगा। तो साइमन कमीशन का भैया पूरे देश भर में विरोध होता रहा, जगह जगह पर। ठीक है ना। और इसी के साथ में कांग्रेस में लगातार विद्रोह बढ़ता जा रहा था। विद्रोह किसके किसके बीच में बढ़ रहा था, नरम दल वालों के खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा था। तो कांग्रेस में गरम दल वाले नेता आते जा रहे थे। 1929 में दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर, जो इस समय पाकिस्तान में है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पहली बार भारत में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब की गई थी भैया, दिसंबर 29 में। इसके पहले कभी भी पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी। इसके पहले के नेता लोग ये चाहते थे कि अंग्रेज लोग भी बने रहें, हम लोग भी बने रहें, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी, दिसंबर 29 में। किस अधिवेशन में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में की गई थी, इसको ध्यान में रखना है। तो ये तय किया गया कि, कब तय किया गया, दिसंबर 29 में। और इसके एक महीने बाद यानी 26 जनवरी 1930 को हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को हम, ये ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और उस दिन पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। अब क्या हुआ कि अब से लेकर 1930 से लेकर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब तक हर साल 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि 26 जनवरी को 1930 में हर साल इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। क्यों मनाया जा रहा था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 26 जनवरी को ही 1907-8 के आसपास जापान जैसे छोटे से देश ने रूस जैसे एक बहुत बड़े साम्राज्यवादी देश को हराया था। तो इसलिए 26 जनवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था क्रांतिकारियों के लिए। इसलिए 26 जनवरी हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। 1930 से लगातार हर साल 47 तक हम लोग क्या मना रहे थे, उस दिन स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। लेकिन लेकिन भारत 1947 में तो आज़ाद हो गया। ठीक है ना, 1947 में भारत आज़ाद हो गया। अब भारत में जो संविधान सभा बनी, जिन्होंने संविधान बनाया, वो संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, बन के तैयार हो गया था। सब लोगों ने उस पर साइन भी कर दिए थे। लेकिन हमारा संविधान कब लागू हुआ, 1950 को लागू हुआ। मतलब कितने महीने बाद, 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर 26 जनवरी, 2 महीने तक इंतजार करना पड़ा। क्यों लागू किया गया, उसके पीछे कारण यही था कि हम लोग 26 जनवरी 1930 से हर साल स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो इसलिए वो दिन इम्पोर्टेंट था। इसलिए हमने संविधान बनने के बाद भी 2 महीने इंतजार किया उसके लागू होने के लिए। ठीक है। ये था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। और इस तरह से इसके बाद फिर जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो किस तरह से चालू हुआ। तो भारत में एक नया मजबूत आंदोलन खड़ा किया साइमन कमीशन के विरोध में। और क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन था, भयंकर महामंदी छाई हुई थी, लाहौर में कुछ घटनाएं हुई थी, मेरठ में कुछ घटनाएं हुई थी, जिससे भारतीयों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था।
तो लाहौर में 1929 में डिक्लेयर किया गया कि हम पूर्ण स्वराज लेंगे, उससे नीचे हमको कुछ भी मंजूर नहीं है। और गांधी जी ने इसलिए फिर इस आंदोलन की शुरुआत की। किस आंदोलन की? सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट की, यानी नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसको कहते हैं। सविनय यानी नम्रता के साथ, आंदोलन डिसओबीडियंट यानी, डिसओबीडियंट मतलब ओबे यानी आज्ञा को नहीं मानना। हम अंग्रेजों की आज्ञा को नहीं मानेंगे, अंग्रेजों के कानून मानेंगे। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? साल्ट लॉ को ब्रेक किया। दांडी यात्रा करके नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा। ठीक है, इसकी शुरुआत इसी तरह से हुई थी। तो गांधी जी ने इसकी शुरुआत करने के लिए क्या किया? सबसे पहले उन्होंने 11 मांगे रखी। एक तरह से ये अल्टीमेटम था, चेतावनी थी जो इरविन थे उनके सामने। 11 मांगे रखी तो इरविन ने उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं मान रहे। और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। गांधी जी और उनके साथ 78 वॉलेंटियर्स थे, स्वयंसेवी, जो उनके साथ चले थे इस आंदोलन में। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया। ये दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। गांधी जी का आश्रम जो था साबरमती आश्रम में, और वहां से दांडी था 276 किलोमीटर दूर। वहां तक ये पैदल चलते थे। और 5 अप्रैल को ये लोग 1930 5 अप्रैल को वहां पर पहुंचे। और 6 अप्रैल को सुबह गांधी जी ने नमक को उबालकर नमक कानून को तोड़ा। समुद्र के पानी को उबालकर नमक कानून तोड़ा, और ये कानून का उल्लंघन था। ठीक है ना। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। अब ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए, बल्कि अंग्रेजों के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी बोला जाने लगा। और देश के अलग अलग भागों में ये आंदोलन फिर वैसे ही फैला जैसे असहयोग आंदोलन फैला था। लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, आंदोलन फैला और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी उनके सामने, वहां पर धरना दिया जाने लगा। तो ये सारा काम होने लगा। ठीक है, नमक कानून। अब ये एक्चुअली में नमक कानून था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि 1882 में अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था, जो अंग्रेजों को नमक, जो भारतीयों को नमक बनाने के, नमक उत्पादन पर प्रतिबंध लगाता था। तो भारत में जो सारा नमक था वो बाहर से आता था। अब तुम लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये नमक है क्या। नमक तो हर कहीं उपलब्ध है। तो बच्चों, आज नमक हर कहीं उपलब्ध है, लेकिन उस समय की अगर हम बात करें तो आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि अगर आपको 1 महीने तक लगातार नमक नहीं मिले खाने को तो कैसा होगा। दाल में, सब्जी में नमक ही ना रहे, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 6 महीने तक ना खाओ, तो नमक नहीं आता था। और बहुत महंगा भी था, और उसमें भी टैक्स लगाया जाता था। अगर भारतीय बनाते थे तो उन पर टैक्स लगता था। ये बहुत बुरा कानून था। ठीक है ना। अब ये जो मैप है गुजरात का, इसमें ये पूरा एरिया दिखाया गया है कि कहाँ से साबरमती आश्रम ये अहमदाबाद के पास था, और दांडी यहाँ पर था। ये लगभग इन्होंने 276 किलोमीटर दूर की यात्रा की थी। ठीक है। तो साल्ट लॉ, नमक कानून, साबरमती से दांडी तक गए और उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक कानून तोड़ा। अब मेन फीचर्स सिविल डिसोबीडियंट के क्या थे? लोगों ने कई जगह पर नमक कानून तोड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरने दिए। जो सरकारी नौकर थे, सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने अपने जॉब छोड़ दिए, है ना। जंगल में कानून तोड़े जाने लगे, क्योंकि आदिवासी लोग जंगल में ही रहते थे ना। और लकड़ी बीनने वाले मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वन में घुसने लगे। तो टैक्स लोगों ने पे करना बंद कर दिया। तो नेता लोग को, अच्छा क्या हुआ कि इन घटनाओं से सरकार परेशान हो गई, तो कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए। अप्रैल 1930 में गांधी जी के साथी थे एक, जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये नाम याद रखना आप लोग, अब्दुल गफ्फार खान, है ना। अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारे लोग, अच्छा क्या हुआ कि सशस्त्र भीड़, गुस्साई सशस्त्र भीड़, जो भीड़ थी वो पुलिस और बख्तरबंद गाड़ियां जो थी उन पर, उनका सामना करने लगी। तो पुलिस ने गोलियां चलाई, बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो शोलापुर में
शोलापुर महाराष्ट्र में पुलिस की चौकियों पर, अदालतों को, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। तो सरकार ने दमन और ज़्यादा तेज कर दिया। शांतिपूर्ण सत्याग्रही जो थे उनके ऊपर हमले किए गए, औरतों बच्चों को भी मारा पीटा गया, लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए। अब क्या हुआ कि इरविन ने एक बार फिर गांधी जी को पटाया कि चलो भाई समझौता कर लो। तो गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को इस आंदोलन को खत्म कर दिया। अब अपन फिर से वापस पहुंचते हैं साइमन कमीशन पर, जो शुरुआत की थी जहां जहां से। तो साइमन कमीशन जो था उसने वो लगभग 2 साल यहाँ पर रहा, और 2 साल के बाद उसने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट को पेश किया। कहाँ पर पेश किया? भारत में नहीं पेश किया, उसको पेश किया लंदन में, है ना। तो वो थी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या पहली गोलमेज सम्मेलन थी। ये लंदन में हुई थी, लेकिन कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, आंदोलन को खत्म होना चाहिए और कांग्रेस का कोई एक प्रतिनिधि हमारे पास आना चाहिए। तो इस पर्पज से लॉर्ड इरविन इरविन ने यहाँ पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लें गांधी जी, इसके लिए उनको तैयार कर लिया। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, समझौते पर दस्तखत किए, इसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि भैया ठीक है, हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। ठीक है ना। अब क्योंकि पहले वाले का तो कांग्रेस ने बहिष्कार ही कर दिया था, और इसके बदले क्योंकि गांधी जी लंदन जाने को तैयार हो गए थे, तो सरकार जितने भी राजनीतिक कैदी थे उन कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। अब दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए, लेकिन ये बातचीत बीच में ही टूट गई क्योंकि गांधी जी की बात को नहीं माना उन्होंने, और उनको निराश वापस लौटना पड़ा। और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो गड़बड़ी चल रही है भारत में फिर से, क्योंकि गांधी जी वापस आ रहे थे, वो मीटिंग पूरी नहीं हो पाई। तो सरकार ने भारत में नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। सभाओं, प्रदर्शनों, बहिष्कार, इन सबको रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाए जा रहे थे। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया लंदन से आने के बाद। लेकिन साल भर तक आंदोलन चला और धीरे धीरे 1934 तक वो धीरे धीरे खत्म होता गया। वैसे ही जैसे असहयोग आंदोलन बीच में बहुत सारे लोग छूटते गए छूटते गए छूटते गए, उसी तरह से यहाँ पर भी लोग छूटते गए और ये सब खत्म हो गया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या था, इसको हम देखेंगे कि पीपल रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पीपल ब्रोक द लॉ ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ये बेसिक डिफरेंस था पहला, कि जो 1919 में असहयोग आंदोलन था उसमें लोग क्या कर रहे थे, सरकार से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, सरकार को असहयोग कर रहे थे। जबकि इसमें क्या कर रहे थे 1930 वाले में, कि लोग नमक कानून के साथ में और दूसरे कानून भी तोड़ रहे थे। दूसरा पॉइंट इसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कि मुस्लिम पार्टिसिपेटेड लार्ज नंबर्स इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो असहयोग आंदोलन था, क्योंकि उसके साथ में खिलाफत आंदोलन भी जुड़ा हुआ था ना, तो मुस्लिम और हिंदू दोनों ने साथ साथ उसमें अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था। लेकिन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन, उनका योगदान बहुत कम हो गया था। तीसरा इनके बीच में डिफरेंस है कि पहला वाला जो मूवमेंट था 1919 वाला असहयोग आंदोलन, उसमें केवल असहयोग था, उसमें टैक्स के बारे में कोई बात नहीं थी। इस बार टैक्स को नहीं देना है ऐसी बात थी। ठीक है ना, टैक्स को नहीं देना है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। ठीक है ना। अब जो सोशल ग्रुप जो थे वो लोग कैसे कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि असहयोग आंदोलन में कि किस तरह से लोगों ने आंदोलन को लिया था। हम यहाँ पर देखेंगे गरीब किसान और अमीर किसानों ने क्या क्या कंडीशंस थी। जो गांव के संपन्न किसान थे, जैसे एग्जांपल है गुजरात के पाटीदार थे, उत्तर प्रदेश के जाट थे, ये आंदोलन में सक्रिय थे। कौन थे? संपन्न किसान लोग, अमीर किसान, है ना। क्योंकि ये लोग व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे ना, यानी बेचने का काम करते थे, अपनी फसलों को बेचने का काम करते थे। तो व्यापार में इनकी मंदी आ गई थी, कीमतें गिर गई थी, महामंदी थी बहुत ज़्यादा, तो इनको नुकसान हो रहा था इनके व्यापार में। तो इनकी इनकम जब कम होने लगी तो इनको सरकारी लगान चुकाना मुश्किल होने लगा बड़े किसानों को, और सरकार लगान कम नहीं कर रही थी, तो असंतोष फैला हुआ था।
तो इसलिए संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने समुदायों को इकट्ठा किया और कई बार जो ऐसे सदस्य भी थे जिनकी इच्छा नहीं थी, उनको बहिष्कार करने पर मजबूर किया, सामान के बहिष्कार का मजबूर किया। तो उनके लिए स्वराज की लड़ाई, किस लिए लड़ाई थी, इन्होंने किस लिए लड़ाई लड़ी थी? भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, उसमें पता पड़ा कि आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा। तो आंदोलन को जब वापस ले लिया, तो दूसरी बार जब गांधी जी वापस लौट कर आए और आंदोलन को शुरू किया था, तो दूसरी बार ये लोग नहीं लड़े, बहुत से लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। अब जो जो गरीब किसान थे कि वो तो बहुत परेशान थे, लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों के यहाँ नौकरी करते थे, छोटी मोटी, यानी पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे। तो इनकी हालत तो और भी ज़्यादा खराब हो गई। वो तो जमीन का किराया भी नहीं चुका पाते थे, लगान तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये चाहते थे कि जमींदारों को जो किराया चुकाना है उसको माफ़ कर दिया जाए। तो उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, रेडिकल आंदोलन में। रेडिकल आंदोलन क्या होते हैं? जिसमें रेड रेड मतलब लाल, यानी खूनी क्रांति भी इन्होंने की। तो अमीर किसानों, अगर कांग्रेस इन गरीब किसानों का साथ देती तो कांग्रेस को जमींदारों के समर्थन से हाथ धोना पड़ता। अब जमींदार क्योंकि पैसा देते थे पार्टी चलाने के लिए, इसलिए गरीब किसान कांग्रेस के साथ में नहीं मिल पाए। ये एक बड़ी ट्रेजिडी थी कांग्रेस के साथ में, क्योंकि भैया पार्टी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही ना, ठीक है ना। अब दूसरा ग्रुप आता है बिजनेस क्लास, यानी व्यवसायी वर्ग। ये क्या करते थे? इन्होंने, इनकी भी कंडीशन वैसी थी जैसे जमींदार लोग थे ना गांव में, वैसे ही इनकी कंडीशन थी व्यावसायिक वर्ग की। पहले विश्व युद्ध के दौरान इनको बहुत सारा पैसा मिला था, बहुत सारा मुनाफा कमाया था इन्होंने, बहुत ताकतवर हो चुके थे। तो अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। ये विदेशी वस्तुओं से आयात में सुरक्षा चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का जो आयात हो रहा है उसको कम आने देना चाहिए और यहाँ से जो निर्यात है वो ज़्यादा हो। और स्टर्लिंग, स्टर्लिंग एक वर्ड आया है, ये बेसिकली है पाउंड स्टर्लिंग, जो इंग्लैंड की मुद्रा है। तो रुपए और स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेट है, इसमें इनको नुकसान हो रहा था, तो इस एक्सचेंज रेट में बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आए, विदेशी सामान कम आए, है ना। और इसीलिए इन्होंने 1920 में एक ग्रुप बनाया जिसको इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस कहा गया। और फिर 1927 में इन्होंने फिक्की, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपति थे यहाँ पर। इन्होंने अंग्रेजों के नियंत्रण का विरोध किया। किस चीज़ पर? कि हमारी फैक्ट्रियों पर, हमारे उत्पादन पर तुम नियंत्रण नहीं रखोगे, है ना। और इसीलिए इन्होंने कांग्रेस के इस सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का समर्थन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। इन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता भी दी, पैसा भी दिया, है ना। और कोई भी चीज़ों का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, ठीक है ना। तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि ये सब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा और हमारा उद्योग फलेगा फूलेगा। लेकिन ये भी डरे हुए थे क्योंकि गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी जब वापस आए, फिर आंदोलन शुरू हुआ, तो दोबारा ये लोग भी नहीं मिले, जैसे गांव के जमींदार नहीं मिले थे, है ना। और साथ में कांग्रेस में समाजवाद का प्रभाव पड़ रहा था कि सारे प्रोडक्शन पर समाज का अधिकार होगा। ऐसे विचारधारा वाले लोग जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग इसमें आ रहे थे, तो इससे भी डरे हुए थे, तो दोबारा ये लोग भी शामिल नहीं हुए, ठीक है। और इसके बाद आते हैं, ये उद्योगपतियों की बात की। अब इंडस्ट्रियल वर्कर, जो उद्योग के श्रमिक थे, वो लोग क्या सोचते थे? इन्होंने भी जैसे गरीब किसानों ने भाग नहीं लिया था, वैसे ही इन्होंने भी भाग नहीं लिया था। नागपुर में कहीं कहीं पर भाग लिया था इन्होंने, नागपुर में और कुछ और जगह पर, क्योंकि उद्योगपति लोग कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, तो इसलिए मजदूर लोग कांग्रेस से दूर हो रहे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, है ना। और कम वेतन मिल रहा था उनको, काम की स्थितियां बहुत खराब थी, उसको भी उन्होंने अपनी लड़ाई में जोड़ दिया। और इसी की तरह से 1930 में रेलवे में जो कर्मचारी थे उनकी हड़ताल हुई। 1932 में जो बंदरगाह में गोदी कर्मचारी थे उनकी हड़ताल हुई। फिर 1930 में छोटा नागपुर है, यानी झारखंड आज का,
झारखंड को छोटा नागपुर भी बोलते हैं। तो वहाँ पर टिन की खदानें, हजारीबाग में टिन की खदानें थी, तो वहाँ पर गांधी की टोपी पहनकर वहाँ के लोगों ने बहिष्कार आंदोलन में हिस्सा लिया। तो इस तरह से फिर भी कांग्रेस के कार्यक्रम में मजदूरों की मांगें नहीं थी, इसलिए भारत भर के मजदूरों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि उद्योगपति, अगर हम मजदूरों को अपने पास ले लेंगे तो उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे, और जब उद्योगपति दूर चले जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हमारा आंदोलन धीमा पड़ जाएगा, है ना। ये बहुत सारी समस्या थी। तो मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था कि अच्छा, महिलाओं ने भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट किया था इसमें, लेकिन फिर भी गांधी जी ने उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया था। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की गई थी, और यहाँ पर नॉन वायलेंस सत्याग्रह, गांधीयन आइडिया जो था उसको फॉलो किया जाना था। महिलाओं ने बहुत सारी संख्या में इसमें भाग लिया था। ये एक एक्चुअल में बहुत बड़ा मूवमेंट था, और अलग अलग ग्रुप के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इट वॉज एन ओपन चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल, क्योंकि उनकी आज्ञा को नहीं मानना है, उनके कानूनों को नहीं मानना है ना। तो डिसओबे द लॉज, जो कानून थे उनका लगातार विरोध करना है। अब इसमें लिमिटेशंस क्या थी? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ पर भारत में जो छुआछूत का सिस्टम चल रहा था, वो सिस्टम, तो भारत में एक बड़ा समूह था जो दलितों का था। 1930 के बाद ये लोग अपने आप को दलित या उत्पीड़क कहने लगे थे। कांग्रेस ने इसके पहले लंबे समय तक इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस खुद जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनसे डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 सालों तक भी हम स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते। तो उन्होंने अछूतों को, यानी दलितों को हरिजन बताया। हरिजन, हरि मतलब ईश्वर की संतान, और उनको मंदिरों में, सार्वजनिक तालाबों में, सड़कों पर, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। जो मेला ढोने वाले थे उनके काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे गांधी जी ने खुद शौचालय साफ किया, और उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तित करें और इस पाप को, अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। ठीक है ना, ये था। और इसके अलावा जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस हिंदू महासभा के नज़दीक जा रही है, और इसीलिए कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे भी यहाँ पर हुए। ठीक है ना। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी इसमें बहुत कम पार्टिसिपेट किया। गांधी जी की अपन बात कर रहे थे कि उन्होंने अनटचेबल पर्सन जो थे उनको हरिजनों का नाम दिया था, और उन्होंने खुद अपने शौचालय साफ करना शुरू किया, और अपर कास्ट के लोगों को बोला कि ये सब चीज़ें बंद करो, ठीक नहीं है। ठीक है ना। अब डॉक्टर अंबेडकर जो थे, इन्होंने इसी समय में सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की डिमांड की, यानी आरक्षण की मांग की कि इस तरह से आरक्षण हो कि कुछ जगह, कुछ क्षेत्र चुने जाएं केवल दलितों को ही, जहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। तो उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता, क्योंकि अपंग यानी विकलांग, यानी देश विकलांग है। क्यों विकलांग है? क्योंकि कुछ लोगों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ये केवल तभी दूर होगा जब ये दलित लोग राजनीतिक रूप से सशक्त हों, तो उनका पिछड़ापन दूर होगा। तो इसलिए, क्योंकि कांग्रेस ने इनको शामिल नहीं किया था, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। तो इसी समय में गांधी जी, ये अंबेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नाम का एक ग्रुप बनाया था, है ना, दमित वर्ग एसोसिएशन। तो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी वहां पर थे, तो गांधी जी के साथ अंबेडकर का काफ़ी वाद विवाद हुआ। हालांकि ब्रिटिश सरकार अंबेडकर की मांग मान रही थी, तो गांधी जी वहीं पर लंदन में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। तो उनका मानना था गांधी जी का कि अगर दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, तो मैं जो समाज का एकीकरण कर रहा हूँ, सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, वो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और अंग्रेज कभी देश छोड़कर जा नहीं पाएंगे। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली, और सितंबर 32 में पूना पैक्ट हुआ, पूना में समझौता हुआ सितंबर 32 में, और उसमें ये बात मान ली गई। इसमें जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको विधान परिषद जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो,
उसमें कुछ सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व को शंका की दृष्टि से ही देख रहा था। ये बड़ी समस्या वाली बात थी। ठीक है ना। और इसके साथ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति भी होती है। और हम लोग अगले चैप्टर में इस चैप्टर का थर्ड पार्ट बाद में रिलीज करूंगा। थैंक यू।